हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज जो हमारा टॉपिक है वो है फाइनेंशियल प्लानिंग। तो आज हम ये देखेंगे कि फाइनेंशियल प्लानिंग होता क्या है। फाइनेंशियल प्लानिंग हमारी लाइफ में बहुत ही एक इम्पोर्टेंट जगह रखता है। फाइनेंशियल प्लानिंग का सबसे पहले मीनिंग समझते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो मैं फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में बता रहा हूँ ये बिजनेस फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं है। इसमें आपको ना ही कोई कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल बजटिंग एटसेट्रा कुछ भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, या फिर आपको ऐसी इसमें कोई भी रिक्वायरमेंट ऐसी नहीं है कि ये सभी आपको पता हो। यहाँ हम पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग ले रहे हैं, यानी एक जो आम इंसान है उसकी लाइफ में फाइनेंशियल प्लानिंग का इम्पोर्टेंस क्या है और वो कैसे फाइनेंशियल प्लानिंग को एग्जीक्यूट करेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग इज ए सिस्टमेटिक अप्रोच। ये सबसे पहले तो मैं ये आपको बता दूं, ये सिस्टमेटिक अप्रोच है। स्टेप बाय स्टेप आपको ये फॉलो करनी पड़ेगी। वेयर बाय एन इंडिविजुअल और पर्सन मैक्सिमाइजेज द एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज। उसके पास जो भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं वो हम आगे चलते हैं। फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या होते हैं, वो उसको मैक्सिमाइज उसने इंडिविजुअल ने करने हैं। ये उसका जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है कि उसने अपने जितने भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उसको मैक्सिमाइज यूटिलाइज करना है थ्रू प्रॉपर मैनेजमेंट। यहाँ हम जो आगे जितना भी डिस्कस करेंगे वो एज पर मैनेजमेंट रूल्स हैं। थ्रू प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वंस फाइनेंसेस टू बेस्ट अचीव हिज हर फाइनेंशियल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। जो भी पर्सन के फाइनेंशियल गोल्स हैं या उसके फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको कैसे हमने बेस्ट वे से अचीव करना है, इसके बारे में आगे सारा डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं हम फर्स्ट स्टेप ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग का हम सबसे पहले फर्स्ट स्टेप देखेंगे कि क्या होता है। तो साथ में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे होती है, कैसे की जाती है और स्टेप उसके क्या हैं और इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो सबसे पहले हम अपने फर्स्ट स्टेप पे आते हैं। फर्स्ट स्टेप ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। The first step in a financial planning involves getting a clear picture of a person's current financial status। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो भी पर्सन है, पर्सन मीन्स एनी पर्सन। यहाँ है कि हर एक इंसान की अलग अलग उसकी रिक्वायरमेंट्स है, अलग अलग उसके रिसोर्सेज हैं, अलग अलग उसकी नीड्स है। किसी की नीड ये होती है कि उसको अपनी डॉटर की मैरिज करनी होती है, ये उसकी टेंशन होती है। तो किसी की नीड कुछ और होती है, किसी का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि उसने कोई कार लेनी, या फिर ऐसा होता है कोई जॉब लाइन में है, कोई बिजनेस लाइन में है, किसी का इनकम का सोर्स कुछ और है, कुछ और है। तो हम हर पर्सन का सेपरेटली देखेंगे। ऐसा नहीं है कि एक ही फाइनेंशियल प्लानिंग अगर हम किसी ए पर्सन पर करते हैं तो बी पर सेम एज इट इज होगा। तो आइए हम चलते हैं अपने फर्स्ट स्टेप पे। फर्स्ट स्टेप ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। द फर्स्ट स्टेप इन फाइनेंशियल प्लानिंग इन्वॉल्व्स गेटिंग क्लियर पिक्चर ऑफ पर्सन्स करंट फाइनेंशियल स्टेटस। यहाँ पर सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो है क्लियर पिक्चर ऑफ ए पर्सन्स करंट फाइनेंशियल स्टेटस। फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में हमने यहाँ डिस्कस करना है कि ये क्या होता है। यहाँ हमें बिल्कुल ही क्लियर पिक्चर चाहिए, वो भी पर्सन के करंट फाइनेंशियल स्टेटस। व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटस? फाइनेंशियल स्टेटस जनरली includes several important components includes। तो इसमें क्या होता है, देखिए यहाँ पर पर्सन्स मंथली इनकम। सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि हर एक पर्सन की मंथली इनकम अलग अलग डिफरेंट होती है। तो कोई जॉब में है, कोई बिजनेस में है, किसी की इनकम जो है वो पेंशन से आ रही है, किसी की इनकम जो है वो रेंटल इनकम से आ रही है, एटसेट्रा। तो हमें सबसे पहले पर्सन्स की मंथली इनकम देखनी होगी। उसके बाद हमें आगे चलना है एनी आउटस्टैंडिंग डेट्स लायबिलिटीज। ये है कि पर्सन की लायबिलिटीज क्या है, उसकी जो डेट्स क्या है आउटस्टैंडिंग। फॉर एग्जांपल मेरे पास कार का लोन है, तो ये मेरी लोन जो है इंस्टॉलमेंट है, ये मेरी लायबिलिटी होगी, तो ये मैंने पे करना है। ऐसे ही हाउसिंग की हो सकती है, हाउसिंग लोन हो सकता है। तो बहुत सी लायबिलिटीज हमें सबसे पहले तो ये कैलकुलेट करनी होगी कि हमारी आज की जो लायबिलिटीज क्या हैं। इसमें हम ये भी देखेंगे कि हमारी जो फ्यूचर लायबिलिटी है
वो भी हमने ऐड करनी है। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत इंपॉर्टेंट है। 8% अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम है तो उसको अमाउंट की लेस रिक्वायरमेंट है। अगर किसी का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज्यादा है, मतलब ये उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अप है, उसके एक्सपेंसेस भी ज्यादा होंगे। फॉर एग्जांपल अगर किसी के पास कार है, ड्राइवर है, तो उसके एक्सपेंसेस भी ज्यादा होंगे। सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, उसके हमने करंट स्टेटस में ये भी देखना है कि उसकी सेविंग्स क्या है और इन्वेस्टमेंट क्या है। ये सभी हम आगे जाके बहुत डिटेल में करेंगे। तो हम यहाँ देखेंगे कि उसके बैंक बैलेंसेस क्या है, उसके पोस्ट ऑफिस में अगर उसने कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है तो वो क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा। सभी इन्वेस्टमेंट उसकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज ली हैं तो वो भी हम यहाँ काउंट करेंगे। एनी अदर मंथली एक्सपेंसेस, कुछ और मंथली एक्सपेंसेस हो सकते हैं, जैसे बच्चों की फीस हो सकती है, एजुकेशन फी हो सकती है, रूटीन नेचर एक्सपेंडिचर हो सकते हैं, इंस्टॉलमेंट ऑफ व्हीकल्स, हाउसिंग लोन, जैसे मैंने पहले ही डिस्कस किया होता कि एनी आउटस्टैंडिंग डेब्ट्स, लायबिलिटीज, उसके जो मंथली ग्रोसरी एक्सपेंसेस क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सारी डिटेल हमें उसके करंट फाइनेंशियल स्टेटस के लिए चाहिए। हमें क्लियर पिक्चर चाहिए कि कितना अमाउंट उसके लिए रिक्वायर्ड है। हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है फर्स्ट स्टेप ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। अभी हमने सिर्फ जस्ट एक व्यू लिया कि फाइनेंशियल प्लानिंग स्टार्ट कैसे करनी है। उसके लिए हमें सबसे पहले ये देखना पड़ा था कि उसका करंट फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। लेकिन हम अब एक्चुअल में चलेंगे कि हमने फर्स्ट स्टेप क्या करना है अपना फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए। तो फर्स्ट स्टेप जो है टर्म इंश्योरेंस। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हर एक पर्सन का टर्म इंश्योरेंस प्लान होना चाहिए। देन इमरजेंसी फंड्स, टैक्स प्लानिंग एंड सो ऑन एटसेट्रा, वो हम नेक्स्ट जो आने वाली वीडियोस हैं उसमें शेयर करेंगे। टर्म इंश्योरेंस जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। हमारा सबसे पहला स्टेप ये होना चाहिए कि हमने अपनी लाइफ का टर्म इंश्योरेंस प्लान एक लेना है। ये किस लिए जरूरी होता है? सिर्फ टर्म इंश्योरेंस ही क्यों? हमारे पास बहुत सारी टाइप्स हैं लेकिन इनमें से हम सिर्फ टर्म इंश्योरेंस ही ले रहे हैं, तो ऐसा क्यों? इसका जवाब अभी आपको थोड़ी देर में मिल जाएगा। पहले हम देखते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस की जो टाइप्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। टर्म इंश्योरेंस, पहले मैं आपको यहाँ थोड़ा सा इसका मीनिंग समझा दूं। टर्म इंश्योरेंस में बहुत ही थोड़े से अमाउंट में हम अपनी लाइफ का रिस्क कवर करते हैं। फॉर एग्जांपल मिनिमम ये 6000 पर एन्यूम मीन्स 500 पर मंथ से आप अपना टर्म प्लान ले सकते हैं। ये टर्म प्लान है जो टर्म इंश्योरेंस है। इसका अमाउंट जो सम एश्योर्ड है वो 1 करोड़ तक हो सकता है। अप्रॉक्सीमेटली 6000 से लेके 20,000 तक हम अपना टर्म इंश्योरेंस 1 करोड़ का करवा सकते हैं। डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, उसकी एज फैक्टर है, उसकी हैबिट्स हैं। अगर उसकी कोई किसी तरह की कोई बीमारी है तो ऐसे इंश्योरेंस अमाउंट जो थोड़ा बहुत बढ़ता रहता है, लेकिन हमें टर्म इंश्योरेंस ही करवाना है। आगे हम चलते हैं कि यही क्यों, कि हम टर्म इंश्योरेंस थोड़ी डिटेल में करेंगे। उससे आगे मैं पहले आपको टाइप्स ऑफ LIC बता दूं, लाइफ इंश्योरेंस प्लान जो होते हैं। तो एंडोमेंट प्लान क्या होता है? देखिए आप सबसे पहली बात तो अगर आप इंश्योरेंस करवा रहे हैं, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को आप क्लब मत करें। मीनिंग ये है कि इंश्योरेंस एक सेपरेट चीज है और इन्वेस्टमेंट सेपरेट चीज है। जब हम इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं तो इसमें इन्वेस्टमेंट प्लान का बीच में कोई रोल नहीं होना चाहिए। अगर इन्वेस्टमेंट भी इंश्योरेंस में मिक्स होती है तो हमारा जो प्रीमियम अमाउंट होता है, इंश्योरेंस प्रीमियम, वो काफी बढ़ जाता है। तो एंडोमेंट प्लान वो होता है जिसमें टर्म होती है कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि हमने 2 लाख का हमने इंश्योरेंस जो सम एश्योर्ड लिया, इसके लिए स्टार्टिंग से 15 इयर्स के लिए है। इसका जो प्रीमियम होता है वो टर्म इंश्योरेंस से थोड़ा ज्यादा होता है। तो ऑन मैच्योरिटी पर ये अमाउंट जितना भी सम एश्योर्ड प्लस बोनस मिल जाता है। और बीच में कभी भी किसी पॉलिसी होल्डर की अगर बीच में डेथ हो जाती है तो सारे का सारा अमाउंट नॉमिनी को सम एश्योर्ड प्लस बोनस वो नॉमिनी को मिल जाता है। इसमें जो प्रीमियम होता है वो टर्म इंश्योरेंस से थोड़ा ज्यादा होता है और जो सम एश्योर्ड होता है वो काफी कम होता है टर्म इंश्योरेंस से। मनी बैक पॉलिसीज ऐसी होती हैं कि अगर मान लीजिए हमारा 25 ईयर्स के लिए हमने कोई प्लान लिया है तो बीच बीच में 5 ईयर्स या 4 ईयर्स हमें जो पैसा वापस भी आता रहता है
लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा हमारा प्रीमियम होता है क्योंकि इसमें हमें जो सर्वाइवल बेनिफिट्स मिलते रहते हैं। तो आगे चलते हैं ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस। ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस में फॉर एग्जांपल जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन ने अपने सारे एम्प्लॉइज का इंश्योरेंस करवाया हुआ, तो ये एक बहुत ही मिनिमम अमाउंट होता है ग्रुप लाइफ में, तो उनको सारा कवर किया होता है। लेकिन फिर भी ये टर्म इंश्योरेंस का जो अमाउंट होता है उससे सम एश्योर्ड बहुत ही कम होता है ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस में। तो ये एम्प्लॉयर को काफ़ी बेनिफिट होता है कि वो अपने सारे एम्प्लॉइज़ को इंश्योरेंस उनका कवर कर लेते हैं, उनकी लाइफ का जो रिस्क है वो कवर कर लेते हैं। तो हमने इंडिविजुअल देखना है, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ नहीं देखना अभी। यूलिप प्लान जो इन्वेस्टमेंट प्लान होते हैं, तो इसमें इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट प्लान होते हैं। चाइल्ड इंश्योरेंस प्लान होते हैं, बच्चों के लिए होते हैं, इसमें भी जो सम एश्योर्ड काफ़ी कम होता है। रिटायरमेंट प्लान जो होते हैं वो एन्युटी बेस होते हैं। एन्युटी बेस मीन्स हमें एक फिक्स अमाउंट मिल जाता है पर मंथ, तो एन्युटी बोलते हैं, जो पर मंथ अमाउंट मिल जाता है कोई खास एज पहुंचने के बाद, जैसे 60 ईयर 65 ईयर्स। वैसे जब हम उस एज तक पहुंच जाते हैं तो उसके बाद एक हमें फिक्स अमाउंट मिलना शुरू हो जाता है। तो ये रिटायरमेंट प्लान्स होते हैं। मैंने जस्ट ये एक आपको व्यू दिया है कि इतने सारे प्लान्स होते हैं लाइफ इंश्योरेंस के, लेकिन टर्म इंश्योरेंस ही सबसे बेस्ट क्यों है। हमारा जो मेन टॉपिक है वो टर्म इंश्योरेंस है। तो मैंने यहाँ सिर्फ जस्ट आपको हिंट दिया था कि ये सारे इंश्योरेंस प्लान है। आगे हम चलते हैं कि हमने ये टर्म इंश्योरेंस प्लान ही क्यों ले रहे हैं। तो यहाँ हम फर्स्ट स्टेप थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग का फर्स्ट स्टेप है टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस इज बेस्ट फॉर ऑल पर्सन्स। अब मैं आपको थोड़ी सी ज्यादा डिटेल में बताता हूँ। टर्म इंश्योरेंस जो है, अगर कोई पर्सन जितना ज्यादा गरीब है उसके लिए इंश्योरेंस उतनी ही ज्यादा जरूरत है, उसकी उतनी ही ज्यादा जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई लेबर क्लास का पर्सन है, सारा दिन वो मेहनत करता है, सुबह से लेकर शाम तक पूरी दिहाड़ी लगाता है, और अगर 400 या 500 रुपीज अगर उसको मिलते भी हैं, सारा दिन वो पूरी मेहनत से करता है, लेकिन उसमें उसके सारे पैसे जो हैं खर्च हो जाते हैं उसकी बच्चों पे, उसके जो नीड्स हैं फैमिली के, उसके पास बचता कुछ नहीं है। मेनली जो इनकम जनरेट करने वाला पर्सन होता है वो सिंगल ही होता है। मीन्स ये कि इनकी जो फैमिली, जैसे बहुत ही गरीब क्लास के जो लोग हैं, जिसे हम कहेंगे कि जो भी लोअर लेवल के जो क्लासेस के पर्सन हैं, जो सिर्फ अपनी बेसिक नीड्स नहीं कंप्लीट कर पाते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उनके लिए तो टर्म इंश्योरेंस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर जो उनका मेन अर्निंग करने वाला पर्सन है, अगर उसे ही कुछ हो जाए, सारी की सारी फैमिली जो है उसकी वो सड़क पे आ जाएगी, क्योंकि उनके पास ना तो सेविंग्स है, ना ही उनके पास जो भी उनकी फैमिली की ज़रूरत को पूरा करने के लिए कोई भी फंड अलॉट किया होता है। तो इसलिए जो भी जितना ज़्यादा गरीब है उसके लिए टर्म इंश्योरेंस बहुत ही ज़रूरी है, नेसेसिटी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जो मिडिल क्लास वालों के लिए ज़रूरी नहीं है, मिडिल क्लास वालों के लिए भी ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपने एंडोमेंट पॉलिसी ली है, अगर उसमें आपका प्रीमियम, जस्ट मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि 5000 जो ईयरली आ रहा है, तो यहाँ देखिए कि आपका अगर सम एश्योर्ड है तो अप्रॉक्सीमेट वो 1 लाख 1.5 लाख या 2 लाख तक होगा। अगर उसका जो प्रीमियम वो बन रहा है एंडोमेंट पॉलिसी का, तो सम एश्योर्ड जो होगा वो जस्ट 1.5-2 लाख के अप्रॉक्सीमेट हो। लेकिन इतने प्रीमियम में टर्म इंश्योरेंस जो है वो अप्रॉक्सीमेट 75 लाख तक हो सकता है। 75 लाख 80 लाख जस्ट डिपेंड करता है कि पर्सन की एज क्या है। जितनी एज कम होगी उतना ही सम एश्योर्ड ज़्यादा होगा। यहाँ पर ये देखिए कि अगर पर्सन की डेथ हो जाती है, जो पर्सन इनकम जनरेट करता है, जो मेनली सिंगल पर्सन है, अब देखिए कि जस्ट 1,50,000 या 2 लाख से सारे परिवार की जो नीड्स हैं वो पूरी नहीं हो पाएंगी। बच्चों की पढ़ाई का खर्च है, और भी जो खर्चे हैं, हो सकता है उनको हाउस भी अभी तक उन्होंने बनाया नहीं, रेंट पे रह रहे हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जस्ट 1,50,000 या 2 लाख से उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं होंगी। लेकिन अगर यही प्लान टर्म इंश्योरेंस हो तो उसमें
अप्रोक्सीमेट 75 लाख, 70 लाख, 80 लाख अप्रोक्सीमेट मैं बता रहा हूँ। तो इतना अगर मिलता है पूरी की पूरी फैमिली का, अगर वो पर्सन चला भी जाता है जो अर्निंग कर रहा है, लेकिन उस फैमिली की सारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी क्योंकि उसने अपना रिस्क कवर किया हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज टर्म इंश्योरेंस? टर्म लाइफ इंश्योरेंस होता क्या है? ये टर्म इंश्योरेंस इज a type of life insurance that provide coverage for a specific period of time or years। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट है कि स्पेसिफिक जो पीरियड ऑफ टाइम और years है। फॉर एग्जाम्पल कोई अपनी एज 70 years तक टर्म इंश्योरेंस करवाता है, जहाँ 65 years एज तक करवाता है, उसका जो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है वो बहुत ही कम होगा। लेकिन उसका जो पीरियड है, फॉर एग्जाम्पल वो 30 years में करा रहा है, अभी उसकी 30 साल एज है और वो 70 years तक करा है, 40 years पीरियड कवर हो रहा है बहुत से थोड़े से अमाउंट में। इसका मतलब ये हुआ कि उसका लाइफ इंश्योरेंस दैट प्रोवाइड कवरेज फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम और ईयर्स। जितनी देर का उसने इंश्योरेंस करवाया हुआ वो स्पेसिफिक पीरियड कवर होगा और जिस एज तक उसने करवाया है वहां तक वो कवर होगा। प्रोवाइड फाइनेंशियल प्रोटेक्शन टू द नॉमिनी। तो यहाँ अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है, सारे का सारा पैसा उसके नॉमिनी को मिलेगा। इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल प्रोटेक्शन टू द नॉमिनी इन केस पॉलिसी होल्डर डाइज ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म। अगर पॉलिसी होल्डर की ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म, जहां तक उसका कवर था, उसमें अगर डेथ हो जाती है तो नॉमिनी को सारा पैसा मिलेगा। तो इसमें ये फाइनेंशियल प्रोटेक्शन दी गई है। तो इसलिए उसकी फैमिली वालों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती कि उनके जो फाइनेंशियल गोल्स हैं फैमिली के, फॉर एग्जांपल कि बच्चों की पढ़ाई, किसी बेटी की शादी करनी है, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो वो सारे कवर हो जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं कि टर्म इंश्योरेंस पॉलिसीज प्रोवाइड हाई लाइफ कवर एट लोअर प्रीमियम। सबसे ज्यादा जो इसका बेनिफिट है टर्म इंश्योरेंस का वो ये है कि हाई लाइफ कवर एट लोअर प्रीमियम। इसका प्रीमियम बहुत ही कम होता है। फॉर एग्जाम्पल प्रीमियम फॉर 1 crore टर्म इंश्योरेंस कवर कुड बी एज लो एज ₹500 पर मंथ सब्जेक्ट टू सम कंडीशन। 1 crore का प्रीमियम आप 500 रुपए पर मंथ में भी ले सकते हैं सब्जेक्ट टू सम कंडीशन। ये डिपेंड करता है उसकी एज पे, उसके लाइफस्टाइल पे एटसेट्रा। बेशक कुछ लोग ये कहते हैं कि टर्म इंश्योरेंस में पॉलिसी होल्डर जिसने ये पॉलिसी ली होती है, जीते जी कुछ नहीं मिलता। जो भी मिलेगा उसके फैमिली वालों को ही मिलेगा उसकी डेथ के बाद। ये मैं पहले आपको बता दूं कि यहाँ जो इंश्योरेंस का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है रिस्क कवर। तो लाइफ का रिस्क कवर किया है जो मेन अर्निंग पर्सन का है। तो इसमें आप इन्वेस्टमेंट को इन्वॉल्व मत कीजिए। मेरी सभी से रिक्वेस्ट ये है कि इन्वेस्टमेंट अदर है और इंश्योरेंस अदर है, दोनों को मिक्स करेंगे तो पॉलिसी का जो प्रीमियम है बहुत ही हाई होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं हम, प्रोवाइड फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू देयर फैमिली मेंबर्स। जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि ये टर्म इंश्योरेंस से फाइनेंशियल सिक्योरिटी फैमिली मेंबर्स को मिलती है। अगर पर्सन की ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म डेथ हो जाती है तो सारे का सारा पैसा उसके फैमिली मेंबर्स को मिलता है, जो कि कम नहीं होता। तो ये था फर्स्ट स्टेप ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, टर्म इंश्योरेंस। नेक्स्ट स्टेप हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स।